हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा ये क्या कहता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर कोई एक सिस्टम आइसोलेटेड है, ठीक है, इस टर्म को भी समझ लेना। वैसे अगर मुझे सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताना हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सिस्टम अगर उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम कहेंगे कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सिस्टम कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? आइसोलेटेड का मतलब है कि जो आपका जो भी आपने दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आपने ऑब्जर्वेशन में कंसिडर किया है उसके ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 0 होगा। अब इससे हम आगे की तरफ आते हैं, इसे प्रूफ करके भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कह रहा है कि मोमेंटम सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा देते हैं कि नेट फोर्स 0 है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को 0 के इक्वल रख देंगे। डेल्टा टी 0 से मल्टीप्लाई आएगा, डेल्टा पी 0 होगा। एज वी नो डेल्टा पी इज़ व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वो होगा 0 के इक्वल। यहाँ से मिलेगा कि फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल। देखो फाइनली जो मोमेंटम है वही इनिशियल मोमेंटम है, किसका? हमारे सिस्टम का, जो हमने सिस्टम कंसिडर किया है। ठीक है, वैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही डिफाइन किया जाता है। अब जरा यहाँ देखिए, इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, एक बुलेट और एक गन। इसका हमने एक सिस्टम लिया, ठीक है। अब इनिशियली इसके अंदर बुलेट लोडेड है बट इसे अभी फायर नहीं किया गया। अगर जैसे ही हम इसे फायर करते हैं, ठीक, तो बुलेट बाहर की तरफ मूव करेगी और बुलेट के ऊपर क्या हो रहा है, ये जो इसका प्लंजर है वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो बुलेट पर लगा ये फोर्स। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, किसी भी केस में जो फोर्स अपीयर होता है वो हमेशा कैसे होता है, पेयर्स में। अगर गन ने बुलेट पर ये फोर्स लगाया तो बुलेट भी गन पर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाएगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो मैंने टर्म लिखी है FBG, इसका मतलब है फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन। बुलेट के ऊपर गन के कारण जो फोर्स आ रहा है वो है FBG। उसी तरीके से FGB जो है वो क्या है, इट इज़ फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए इक्वल। अगर हम इससे नेट फोर्स देखें, अगर इन दोनों को सिस्टम मान लें एक साथ, तो नेट फोर्स अगर आप चेक करोगे, ठीक है, नेट फोर्स ऑन आवर सिस्टम जो हमने कंसिडर किया है, फ़िलहाल क्या है सिस्टम हमारा, अगर ढंग से समझे तो गन प्लस बुलेट है। तो गन पे लगने वाला फोर्स प्लस बुलेट पे लगने वाला फोर्स, उन दोनों के सम को हमें चेक करना है। एज हमें यहाँ दिख रहा है FBG इज इक्वल टू माइनस FGB, तो FGB की जगह रखें तो यहाँ पर माइनस FBG लिख सकते हैं, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना बन रहा है, 0। तो अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम कह सकते हैं उसका मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब क्या है, जो भी पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है पूरे सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर ही रहने वाला है। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, ये सिंबल का मतलब होता है सम ऑफ ऑल मोमेंटम इनिशियली इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल मोमेंटम फाइनली। अगर यहाँ बात करें हम वेलोसिटी वाइज MB, और ये मैंने UB टर्म यूज़ करी, इसको थोड़ा आगे और समझाता हूँ। एक टर्म को समझना जिसे कहते हैं हम लोग क्या, रिकॉइल स्पीड। रिकॉइल स्पीड का मतलब है कि जब एक बुलेट गन से फायर करी जाती है तो गन में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वो तो हमने अभी देखा ही, एक्शन रिएक्शन। उस वजह से गन किसी वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और इस वेलोसिटी को रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो और दूसरी बात, अब मैंने यहाँ कुछ टर्म यूज़ करी है, जैसे मास ऑफ बुलेट को MB, मास ऑफ गन को MG। इनिशियल वेलोसिटी U, बुलेट के लिए B एंड गन के लिए UG, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने इसे प्रेस नहीं करा वो कंडीशन है इनिशियल। फिर हमने ये जो है ये है कि उसको प्रेस करने के बाद की, तो ये जो डॉटेड लाइन है इस दौरान क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों का कोलिजन हो रहा है, गन का कोई एक पार्ट बुलेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है हमारा, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो हमने सिस्टम लिया है वो इक्वल होगा टोटल फाइनल मोमेंटम के लिए। बट अबव फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कंसिडर्ड सिस्टम, जो सिस्टम हमने माना है उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। ठीक है, इन द एग्जाम्पल जैसे कि कोलिजन है, इम्पैक्ट है, यहाँ पर एक फोर्स अपीयर जनरेट होता है और वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर ही होता है। फोर्स ऑलवेज अपीयर इन पेयर्स में जनरेट होते हैं। तो इम्पैक्ट कोलिजन पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा लगा सकते हो। तो जो टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे यूज़ करी उसके अकॉर्डिंग यहाँ बात करें तो हम क्या देख रहे थे पीछे, सबमिशन ऑफ ऑल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ ऑल फाइनल मोमेंटम। इनिशियली बात करें तो मास ऑफ गन और मास ऑफ बुलेट हमें पता है, तो मोमेंटम के लिए वेलोसिटी भी पता है इनिशियली। तो इनिशियली मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ गन इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनका ऐड कर देंगे तो टोटल इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर फाइनल इनिशियल मोमेंटम मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनको भी अगर हम सम अप कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल मोमेंटम। इनिशियली वेलोसिटी 0 है गन की भी और बुलेट की भी, मतलब ये जो रूल है ना, ये इसमें ऐसा भी कई जगह आपको मिल जाएगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद जो इवेंट हुआ है उससे पहले और उसके बाद मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ गन जो हम रिकॉइल वेलोसिटी कह रहे हैं उसको अगर कैलकुलेट करना चाहिए तो 0 होगा। यहाँ mg प्लस वी जी प्लस एम बी इंटू वी बी, एम जी की वैल्यू माइनस एम बी वी बी अपॉन एम जी आ रही है। ये माइनस ये शो कर रहा है जो भी वेलोसिटी वी बी की आएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये और तो सारा कुछ स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आपको ना यही चीज़ें बाद में मैं आगे भी कई जगह पे लिखवाऊँगा, तो इसकी जगह आपको ये भी मिल सकता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल इनिशियल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को समझिएगा, एक गन है जिसका मास 5 kg का है, एक बुलेट है जिसका मास 2 kg का है। इसमें से एक बुलेट फायर करी गई है इस वेलोसिटी से, तो खुद सोचिए फायर होना कोलिजन से बाद की कंडीशन होगी कि पहले की, डेफिनेटली ये बाद की कंडीशन है। अब इनिशियल कंडीशन आप खुद सोच के देखिए क्या होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशन या तो होगी 0 वाली, कि ऐसा हो सकता है जिस पर्सन ने बुलेट को फायर करा है वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो उस गन की वेलोसिटी वही होगी जो उसे फायर करने वाले पर्सन की वेलोसिटी है। ठीक है, अगर जो वो पर्सन है वो किसी बस में है या किसी कार में है या ट्रेन में है और वो ट्रेन मूव कर रही है, तो आपने पहले पढ़ा है ना इनर्शिया के कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो जो वेलोसिटी पर्सन जो उसे चला रहा है उसकी जो वेलोसिटी होगी वही गन की होगी इनिशियली बुलेट को फायर करने से पहले, और बुलेट की भी वही वेलोसिटी होगी। जैसे यहाँ इन्होंने जो दिया है, बोथ द डेटास आर आफ्टर बुलेट इज़ फायर्ड, लैंग्वेज में भी मिलेगा आपको, मैंने इसे डेटास को लिख के दे दिया। सबमिशन ऑफ ऑल द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ ऑल द फाइनल मोमेंटम। इनिशियली वेलोसिटी 0 ही होगी क्योंकि ऐसा डिस्क्रिप्शन कुछ दिया नहीं है। फाइनली गन की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इसका 5 kg क्वेश्चन में दिया है और ये वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इसे v ले लिया। ठीक है, प्लस इधर पे मास 0.2 kg इंटू 200 मीटर पर सेकेंड। जो भी डायरेक्शन इसकी है वो 200 मीटर पर सेकेंड ली गई है। आप अगर इसको निकालते हो तो आता है -8, मतलब जो डायरेक्शन इसकी रही होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये बुलेट राइट में जा रही थी तो गन जो है वो डेफिनेटली लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। एक और क्वेश्चन को समझिए, जैसे ये दो बॉल्स हैं, बॉल ए एंड बॉल बी। बॉल ए जो है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और बॉल बी जो है 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक ही लाइन में मूव कर रही है। तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण ये इससे टकरा जाएगी। जिस समय टकराएगी वो हो गया कोलिजन, और उसके बाद
जो आपकी बॉल ए है उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ही रही, लेकिन इसकी हमें कैलकुलेट करनी है। तो वही कॉन्सेप्ट, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल इनिशियल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी टोटल उतना ही होगा। कोलिजन से हुआ क्या, मोमेंट का ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, इसने कुछ मोमेंटम इसको दे दिया तो इसका मोमेंटम रिड्यूस हो गया, उसका बढ़ गया, लेकिन टोटल उतना ही बना रहेगा। अब ज़रा देखते हैं, हमने राइट डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले ली तो मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियली बॉल ए का मोमेंटम। फिर बात करें इनिशियली बॉल बी का मोमेंटम, मास इनटू राइट डायरेक्शन में +1, इनका ऐड कर दिया तो टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब टोटल फाइनल देखना है, मास में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, मास 1 kg इंटू इट्स वेलोसिटी प्लस मास 2 kg इंटू ये जो वेलोसिटी मैंने वेक्टर टर्म में लिखी है। आंसर आ रहा है 3/2 साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जो डायरेक्शन पॉजिटिव वाली थी, पॉजिटिव थी टुवर्ड्स राइट, तो इसका मतलब ये टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। अगर नेगेटिव आता तो मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करता। एक और एग्जांपल देख लीजिए, कंसिडर एक बॉम्ब के ब्लास्ट होने का केस समझ लेते हैं। एक बॉम्ब है जो एक्सप्लोड करता है, एक बॉम्ब है जो एक्सप्लोड करता है और टूटते वक्त उसके जो 2 टुकड़े हैं उनके मास का रेशियो 1:2 है, रेशियो ऑफ मास, ठीक है। तो आपको पता है रेशियो कभी भी क्या है, इक्वल क्वांट, वो ये नहीं बोल रहा कि ये 1 यूनिट्स का है, ये 2 यूनिट्स का है, मतलब इनके मास का जो रेशियो है, मास का जो डिवीज़न है वो ये है। तो हम इसे अपने मैथ्स में पढ़ा है 1x और उसे 2x ज़रूर ले सकते हैं मासेस को। ये पहले वाले पार्ट का मास हो सकता है, ये दूसरे वाले पार्ट का मास हो सकता है। जब रेशियो लोगे तो आपका 1:2 ही आएगा, है ना। एक कॉमन मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होगा इनमें। तो मैंने मास को कुछ इस तरीके से मान लिया 1x 2x, आप 1m 2m ऐसा भी ले सकते हो। तो इनिशियली आप बॉम्ब को देखो, ये जो एक्सप्लोजन है, बम का फूटना जो है, उसमें होगा क्या, इसके अंदर जो भी एक्सप्लोजन, इसके खुद ही के पार्ट्स आपस में टकरा के टूट गए, है ना। तो कोलिजन हुई, इंटरनली कुछ कोलिजन हुई। तो कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद 2 टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। कोलिजन से पहले की बात करें तो पूरा का पूरे ये जो दोनों टुकड़े थे इनिशियल वेलोसिटी पे थे, तो मैंने दोनों टुकड़ों को इनिशियल 0 वेलोसिटी रखे हुए थे। फाइनली इन दोनों टुकड़ों की बात करें, या तो आप इसको एक ही टुकड़ा मान सकते हैं, वो पूरी तरह से 0 वेलोसिटी पे था, ठीक है। अब बात करते, और अगर आप अलग अलग ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एक्सप्लोजन के बाद की। एक्सप्लोजन के बाद ये जो है, ये 5 मीटर, जिसका पार्ट 2 है वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है राइट में। राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, अब जो भी साइन आएगा वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो देखिए इस पार्ट का मास, या मास जो है 1x मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी v, प्लस इस पार्ट का मास 2x मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी 5, +5 वेक्टर है, साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू 0 बनेगी, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो 0 ही देगा, तो ये पूरी LHS इनिशियल मोमेंटम की टोटल वैल्यू जो है वो 0 आएगी। 5 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 10 इंटू x, यहाँ से अगर Vx इक्वल टू करेंगे वो -10x आएगा। v की वैल्यू -10 आ रही है, माइनस वेक्टर क्वांटिटी में साइन को शो करता है, नेगेटिव शो दैट द मास x मूव टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव हमने राइट को लिया था। बेटा इसी तरह के क्वेश्चन आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आएंगे। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज़ द फ्रिक्शन। क्या है, सबसे पहले ना हमने जब टाइप ऑफ फोर्स पढ़े थे वहाँ पे मैंने इसके बारे में नाम ज़रूर लिखा था। आपने मेजर फॉर्म में फोर्सेस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, उनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स, तो फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है, तो ठीक है। अब जैसे ये पेन इस नोटबुक पर मूव कर रहा है, तो नोटबुक के रेस्पेक्ट में ये किस वेलोसिटी जो मूव करेगा, इसका जो अपोजिशन करता है उसे कहते हैं हम फ्रिक्शन, ठीक है। या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया तो वो मूव होना तो चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो मूव नहीं कर पा रहा, तो उसकी टेंडेंसी है मूव करने की, ठीक है। उस केस में भी क्या लगता है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स।
तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करे बट वो नहीं मूव करे, और एक जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इन दोनों ही केसेस में रिलेटिव मोशन जो होगा उसका जो अपोज करता है, याद रखें रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, फ्रिक्शन कभी मोशन का अपोज नहीं करता। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट को स्पीड भी मिलती है, केसेस देखने को मिलेंगे। फ्रिक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कभी भी फ्रिक्शन अकेला नहीं आ सकता, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ऑल द फोर्सेस अपीयर्स इन पेयर, नेचर में जितने फोर्स हैं वो पेयर में ही अपीयर होते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, टेंजेंशियली अलोंग दैट कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेस, जो दो ऑब्जेक्ट जो हैं जिनका कॉन्टैक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में टेंजेंशियली। ठीक है, ये किसी पर्सन ने एक ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करा, ठीक है, तो ये आपका फोर्स है, इस वजह से ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बी के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो बी के रिस्पेक्ट में ए आगे जा रहा है। ठीक है, अगर आप बी पे खड़े होकर देखोगे तो आपको लगेगा ए आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप ए से देखते हो, ए पे खड़े होके अगर आप देखते हो तो बी पीछे छूट रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जैसे लिखा है फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, बी रोकना चाह रहा है ना, अब रिलेटिव मोशन को अपोज कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बी इसे दूर नहीं जाने देता, तो यहाँ से आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो बी फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। अगर ए की बात करें, ए से आप देखते हो तो ए जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो होगा इस डायरेक्शन में। बोथ कैसे फोर्स हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। हम बेसिकली इसके टाइप्स पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक क्या है, जब किसी एक ऑब्जेक्ट में मूव होने की टेंडेंसी हो, वो चाह रहा हो मूव करना, बट जो फोर्स हमने अप्लाई करा है उसे मूव कराने में वो उतना सफिशिएंट नहीं है, या फिर उसकी अमाउंट फ्रिक्शन के फोर्स से कम आ रही है, मैक्सिमम फ्रिक्शन के फोर्स से कम आ रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा। ठीक है, इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट में रिलेटिव मोशन देखने को मिल रहा हो, ठीक है, उस केस में हमारे पास जो फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। इसके ऊपर इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं यहाँ नहीं बताया, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन को आगे डील करेंगे जब समझाएंगे। वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है, इट ऑलवेज चेंजेस, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक फिक्स है। ठीक, तो इसके अंदर एक रेंज मिलेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ बदलती है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन होता है, जहाँ पे म्यू क्या है, ये सिंबल जो है ना ऐसा म्यू जैसा, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर काइनेटिक में है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हम इस चीज़ को, ये है म्यू का सिंबल, जब हम इस चीज़ को स्टैटिक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये म्यू के डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। वैसे आपको अगर थोड़ा समझना है, फ्रिक्शन का बेसिक कॉज जो है इरेगुलरिटी ऑफ टू सरफेसेस, दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटी होती है उसके कारण वो इरेगुलरिटी एक दूसरे को इंटरलॉक कर देती है, वो कारण होता है फ्रिक्शन का। तो कभी पूछा जाए व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस या इंटरलॉकिंग इन द इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा आंसर देंगे। डायरेक्शन क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन की, सच दैट होगी तो वो जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है उसकी टेंजेंशियल होगी, बट कुछ इस तरह का कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो सरफेस हैं कांटेक्ट में उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये दूर जा रहा है, तो ये सरफेस इसे रोकने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ये पीछे छूट रहा है, तो ये जो ब्लॉक है ये ग्राउंड के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, हम इनको अभी आगे डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ब्लॉक इज़ इन मोशन, क्वेश्चन में दिया है कि ये 4 kg का ब्लॉक मोशन में है जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ले सकते हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स एंड हाउ मच एक्सेलरेशन इज़ ऑन ब्लॉक 4 kg।
ठीक है। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम का तो काम हमें हर जगह चाहिए, और ख़ासकर इस तरह के क्वेश्चन में हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक हो। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का FBD बना लेते हैं वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में अलग अलग से। पूरा एक जगह बनाने की जगह अब मैं 2 जगह बना रहा हूँ। अगर आपको एक जगह पहले देखना है कि अगर मन में हो तो ऐसा समझ सकते हैं कि 4 kg पर एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड 4G, और ग्राउंड सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, तो अवे फ्रॉम द, यहाँ पे हो रहा है कांटेक्ट, तो कॉन्टैक्टिंग सरफेस से अवे फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट, वो इधर हो गया नॉर्मल फोर्स। अब क्योंकि ये मूव कर रहा है 10 न्यूटन फोर्स की वजह से आगे की तरफ, तो इस ब्लॉक के ऊपर हमें तो इसके ऊपर देखना है, तो ग्राउंड इसे आगे जाने से रोकेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। ठीक है। वैसे कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड करके जा रहा है ड्यू टू एनी फोर्स, स्लाइड कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग, स्लाइड कर रहा हो, रोल कर रहा हो, तो उधर पे हम आगे और समझाएंगे। जैसे आप कॉन्सेप्ट तो यही है बहुत बेसिक। आप देखो सरफेस के ऊपर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हमें FBD में इसके ऊपर फोर्स देखना है। तो सरफेस के रेस्पेक्ट में ये दूर जा रहा है, तो इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, इसके दूर जाने को अपोज कैसे करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F काइनेटिक पीछे की तरफ होगी। अब वाई डायरेक्शन के फोर्सेस अलग बना लो, एक्स डायरेक्शन के अलग बना लो, नहीं तो आप पहले ही अलग अलग फोर्स ड्रॉ कर सकते हो। अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4G। इस वाई डायरेक्शन के फोर्स से हमें नॉर्मल रिएक्शन मिल जाता है, क्योंकि आप एक चीज़ पढ़ोगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, शायद मैंने पीछे लिखवाया है, देखोगे ना, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू के इंटू एन, वट इज़ एन, नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू के तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे इसमें दिया हुआ है 0.2, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है ना। कोफिशिएंट कोई भी जगह पे अगर कोफिशिएंट की बात करें तो यूनिट लेस है। तो अगर देखें ये ब्लॉक जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में या फिर उसका कोई मोशन नहीं हो रहा, तो एज 0 है। तो ऐसे केस में जब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ही नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा, तो ऑल अपवर्ड एक्टिंग फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स। तो ऊपर तो एक ही फोर्स, नीचे भी एक, तो मतलब n इक्वल टू 4G, 4G का मतलब 40। ठीक है। आप चाहे तो इसे 40 न्यूटन यहीं लिख सकते हो। और FK की वैल्यू एग्जैक्ट यही होती है, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू हमें पता है, तो वी कैन कैलकुलेट बाय पुटिंग द वैल्यूज़। 8 न्यूटन्स आपका फ्रिक्शन का फोर्स आ गया। ठीक। तो पहला काम तो हो गया, फ्रिक्शन फोर्स बड़ी इजीली निकल गया। नेक्स्ट वन, फ्री बॉडी इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन, और क्योंकि ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन अपोज करने के लिए ग्राउंड सरफेस बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये हो गया। ठीक है। कई बार बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, तो फोर्स के केस में अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड में, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, जिस बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है। और जब हम लोग वेलोसिटी वाइज देखेंगे, अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, खासकर रोटेशनल, तो वहाँ पर भी एक और छोटी मोटी चीज़ें समझाऊंगा। आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट से समझो तो बहुत अच्छा है। FBD ऑन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में FBD को चेक किया, 10 न्यूटन फॉरवर्ड, 8 न्यूटन पहले हम लोगों ने यहाँ FK की वैल्यू न्यूमेरिकली निकाल ली। और एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट राइट में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन राइट में, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो 10 होगा पॉजिटिव और ये 8 होगा, इसके अपोजिट होने के कारण नेगेटिव, इक्वल्स टू m इंटू ए। मास कितना है 4, एक्सेलरेशन a, तो 2 इज इक्वल टू 4a। व्हाट इज a? 2/4, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गई। यही 2 चीज़ें निकालनी थी। अगेन देखो, अब ब्लॉक इज मूविंग, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई। देखो बेटा, मैंने पूरी थ्योरेटिकल लैंग्वेज नहीं लिखी है। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, कि कोई एक फोर्स इस एंगल पर 45 डिग्री के एंगल पर इस 4 kg के ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। आपको म्यू के भी दिया हुआ है, एन फाइंड करना है, एफ के फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो बेसिकली अब सीधी बात है कि हमें जब कभी भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, 0, 90 एंड 180 डिग्री के अलावा लगता हुआ देखिए, तो उसके कंपोनेंट लेने ही हैं, क्योंकि हम जो F इज़ इक्वल टू एम ए कहते हैं,
वो जो है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में इंडिविजुअली भी एप्लीकेबल होता है। हम इंडिविजुअली लगाने की हैबिट को सीखें। तो इधर के अकॉर्डिंग देखें तो एफ़ का इस एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल दिया हुआ है, तो रेफरेंस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा और रेफरेंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। एफ है 10√2 कॉस 45 और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10√2 साइन 45। कॉस एंड साइन 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं, तो ये फोर्सेस आपको 10 मिल जाएंगे। इसको कैलकुलेट करोगे ये भी 10 न्यूटन आएगा और ये भी 10 आएगा, क्योंकि 1/√2 √2 से √2 कट गया तो बचेगा 10। अब इनको इंडिविजुअली वाई एंड एक्स डायरेक्शन में देख लो। वाई डायरेक्शन में हमने देखा जो फोर्सेस लग रहे थे सारे वाई डायरेक्शन में, जो फोर्स लग रही कि वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ब्लॉक ऐसे हवा में ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा ना। तो वाई डायरेक्शन में हम कह सकते हैं सिस्टम जो है एक्सेलरेशन 0 है, तो इक्विलिब्रियम में। तो सभी फोर्स का सम जो ऊपर लग रहे हैं उन सभी ऊपर लगने वाले सारे सम फोर्सेस का सम नीचे लगने वाले सारे फोर्सेस के सम के बराबर होगा। तो ऊपर 2 लग रहे हैं, इन दोनों का सम n प्लस ये जो आपका 10 आया इक्वल होगा, नीचे a के लग रहा है तो उसके बराबर हो गया 4g के बराबर, मतलब बैलेंस्ड होंगे ये। ठीक है, जब कहीं मूव नहीं हो रहा है इसका मतलब फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो बैलेंस कब होगा? जब ऑल द सम ऑफ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स। तो इसको कैलकुलेट करते हो तो n आ जाता है 30। देखो आपको फ्रिक्शन का फोर्स निकालना है तो n की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन में तो डेफिनेटली ज़रूरी है, स्टैटिक में इसकी मदद से निकाल लेते हैं। ठीक, म्यू के की वैल्यू पुट करी 9 न्यूटन आ जाए, क्योंकि म्यू के इज़ 0.3, एन की वैल्यू 30, मल्टीप्लाई करो 9 न्यूटन। अब एफ बी डी इन एक्स डायरेक्शन में एफ बी डी को ड्रॉ करते हैं। तो आप ब्लॉक पर देख पा रहे हो राइट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन में एफ के फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू रख दीजिए। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। कई बार बच्चों से यही गलती हो जाती है, इसे भूल जाते हैं, इसे ड्रॉ करना भूल जाते हैं। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए इन एक्स डायरेक्शन, तो 10 - 9 इज इक्वल टू 4a, 1 इक्वल टू 4a, ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो हमने पॉजिटिव लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस तरह का फोर्स लग रहा है, कुछ इस तरह का, आपकी चॉइस है। इस फोर्स को हमने जब वेक्टर्स पढ़ा था तो पैरेलल शिफ्टिंग जैसे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इस फोर्स को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, फिर यहाँ से अगर एंगल देखोगे तो वही 45 डिग्री आएगा। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आप ले सकते हो और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आप इजीली ले लोगे। तो ये जो फोर्स था 20√2, तो ये 20√2 cos 45 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट, और ये जो उसके परपेंडिकुलर आएगी 20√2 sin 45। ठीक है, इन सब को मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दिया है आपको। मैंने इसको वहीं के ऐसे भी कंपोनेंट ले लिए थे, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। ठीक है, अब एफ बी डी इन वाई डायरेक्शन में आने वाले कंपोनेंट फोर्सेस कौन कौन से हैं? हमने मास को ड्रॉ किया 4 kg, एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है 4 न्यूटन, ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो हम लोग टेल वाले सिस्टम पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग सारे फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4g तो लगा और 20 न्यूटन जो इसका कैलकुलेशन आएगा 20√2 sin 45, ये वाला 20√2 sin 45 ही नीचे लग जाएगा। तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, √2 से √2 कैंसिल, वी विल गेट द 20। तो सम ऑफ, क्योंकि वाई प्लेन में वाई एक्सिस में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस में फोर्स आर बैलेंस्ड। एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स बैलेंस हो गया, a 0 मतलब m × 0 फोर्स बैलेंस हो गया। तो सम ऑफ ऑल अपवर्ड एक्टिंग फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में तो एक ही लग रहा है, तो सम की तो कोई बात नहीं है, मतलब वो फोर्स, ये दो फोर्स मिलके बैलेंस कर रहे हैं, तो ये सारे फोर्स इक्वल होंगे इन सभी फोर्स के सम के। तो n इज इक्वल टू 20 + 4g विल गेट द 60 न्यूटन। जब हमें n मिल गया तो आप f के निकाल सकते हो, काइनेटिक फोर्स म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू 0.3, एन की वैल्यू अभी 60 आई थी, पुट करें 18। एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग ए रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, ये ध्यान रखें। एफ बी डी इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट राइट में मूव कर रहा है, क्वेश्चन में बोला था इट इज़ मूविंग, और जो हमारा फोर्स है उसके अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि वो मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन के फोर्स से ज़्यादा होगा, तो राइट डायरेक्शन में फोर्स का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, तो वो राइट में मूव करेगा।
तो ये आगे राइट की तरफ जा रहा है, तो ग्राउंड सरफेस उसे रोकने के लिए इस रिलेटिव मोशन यहाँ से ग्राउंड से देखने पे दूर जा रहा है, तो इसका अपोज करेगा, तो दूर जाने से रोकने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ग्राउंड सरफेस इसके ऊपर बैकवर्ड लगाएगा, तो एफ के आएगा बैकवर्ड, ये बैकवर्ड फोर्स। और इस पे ये जो 20√2 cos 45 जो कि 20 न्यूटन के इक्वल आएगा, वो वैल्यू लग रही है फॉरवर्ड राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, नेट एक्सेलरेशन राइट में ही है, तो एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एम ए इंटू एक्स। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें तो अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वी विल गेट एक्सेलरेशन एज हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कई बार डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसको थोड़ा बाद में बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन इधर से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें